सोचिए क्या होता है जब बेहिसाब दौलत और ताकत इंसाफ को ही खरीद ले। आज हम एक ऐसे ही स्कैंडल की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने समाज के सबसे ऊंचे और ताकतवर तबकों को हिलाकर रख दिया था। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है, और ये बयान लिटिल सेंट जेम्स नाम के एक प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड के बारे में है, जिसके खूबसूरत नज़ारों के पीछे एक बेहद काला सच छिपा हुआ था। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस एक आदमी से जो इस पूरे तूफान के सेंटर में था, जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली सा मैथ टीचर और फिर अचानक अरबपतियों का फाइनेंसर। उसका ये सफ़र शुरू से ही बड़ा अजीब और सवालों से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर तो ये लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड किसी जन्नत जैसा लगता था। लग्जरी बंगले, खूबसूरत बीच, दुनिया के अमीर और फेमस लोग। लेकिन असल में कई मासूम लड़कियों के लिए ये एक जेल से कम नहीं था, एक ऐसी जगह जहां से बचना नामुमकिन था। अब बात करते हैं एप्स्टीन की पहुंच की। और ये कोई छोटी मोटी पहुंच नहीं थी, सत्ता के सबसे ऊंचे लेवल तक। और इसका सबसे बड़ा सबूत उसके आइलैंड पर आने वाले मेहमानों की लिस्ट। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अरबपति और जाने माने सेलिब्रिटीज शामिल थे। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? इसकी शुरुआत हुई 2005 में एक अकेली शिकायत से। सिर्फ एक हिम्मत भरी आवाज ने वो धागा खींचा जिससे ये पूरा का पूरा भयानक जाल बिखरने वाला था। तो जो कहानी एक लड़की की हिम्मत से शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बन गई। और जैसे जैसे पुलिस गहराई में गई, उनके सामने शोषण का एक ऐसा पैटर्न आया जो बहुत ही परेशान करने वाला था। साफ लग रहा था कि ये कोई एक आध घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। और एप्स्टीन का जो तरीका था वो जितना सिंपल था उतना ही शैतानी भी। उसने एक पिरामिड स्कीम बनाई थी। मतलब पहले वो एक लड़की को अपने जाल में फंसाता, उसका शोषण करता और फिर उसी को इस्तेमाल करके दूसरी लड़कियों को फंसाने का काम सौंप देता था। एक कभी ना खत्म होने वाला विशियस साइकिल। अब इतने सारे सबूत थे, इतने विक्टिम्स थे, तो लगना तो यही चाहिए था कि इंसाफ होकर रहेगा, राइट? लेकिन नहीं। पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई, एक ऐसा सौदा जिसने ये तय कर दिया कि जेफरी एप्स्टीन को उसके किए की लगभग कोई सजा नहीं मिलेगी। तो देखिए, एफबीआई ने 53 पेज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की थी। मतलब एक एक जुर्म का कच्चा चिट्ठा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने ऑफिशियली कम से कम 36 नाबालिग विक्टिम्स की पहचान कर ली थी। 36। और इन सब के बदले में सजा क्या मिली? नतीजा था सिर्फ 18 महीने की जेल, वो भी एक प्राइवेट विंग में, जहां उसे दिन में 12 घंटे बाहर काम पर जाने की इजाजत थी। यकीन होता है? असल में ये सिर्फ एक नरम सजा नहीं थी, ये तो एक स्वीट हार्ट डील थी। मतलब उसे और उसके साथियों को भविष्य के सारे फेडरल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई। और ये डील किसने करवाई? अलेक्जेंडर अकोस्टा ने, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप के लेबर सेक्रेटरी बने। और सबसे घटिया बात, इस पूरी डील को विक्टिम से पूरी तरह छुपा कर रखा गया। कई सालों तक तो ऐसा लगा कि ये केस बस दब कर रह जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने हार नहीं मानी। उसकी जिद की वजह से ये पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं था। ये थी मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। इन्होंने ही इस कहानी को जिंदा रखा। उनकी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया, जनता का गुस्सा इतना भड़का कि अधिकारियों पर केस को दोबारा खोलने का जबरदस्त प्रेशर बन गया। और हुआ भी वही, लोगों का ये दबाव काम कर गया। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। और इस बार चार्जेस बहुत संगीन थे। उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी, मतलब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे। लेकिन इससे पहले कि केस आगे बढ़ता और सच सामने आता, एक और ट्विस्ट आ गया। गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की सेल में मर चुका है। कहा गया कि ये एक सुसाइड था, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई, उसने इतने सवाल खड़े कर दिए, इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुई हैं। तो एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो एक नया राजनीतिक तूफान शुरू हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एप्स्टीन अपने साथ कौन कौन से राज और किन किन ताकतवर लोगों के नाम अपने साथ ले गया।
और फिर फोकस शिफ्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के रिश्ते पर। उनकी दोस्ती सालों पुरानी थी और शक तब और गहरा गया जब फाइल्स रिलीज करने को लेकर ट्रंप का स्टैंड अचानक बदल गया। मतलब पहले तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सामने आना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पूरे मामले को ही एक डेमोक्रेट धोखा करार दे दिया। कांग्रेस में दोनों पार्टियों के दबाव के बाद फाइल्स का कुछ हिस्सा रिलीज तो किया गया, लेकिन जब वो फाइल्स सामने आईं तो लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर बस काली पट्टियां थीं, सब कुछ छिपा दिया गया था और इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन जो हिस्सा छिपाया नहीं गया था वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। हाँ, क्योंकि इन काली पट्टियों के पीछे से भी जो जानकारी सामने आई वो बहुत गंभीर थी। फाइल्स में कुछ ऐसे नए आरोप मिले जो सीधे सीधे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा कर रहे थे। इसमें गवाहों के बयान थे, कुछ कथित बातचीत का जिक्र था, जिससे ये लगता था कि ट्रंप को एप्स्टीन के काले कारनामों की पूरी जानकारी थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन काली पट्टियों के पीछे आखिर छिपाया क्या जा रहा है? कौन से नाम हैं? कौन से जुर्म हैं? ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे इतना सेंसिटिव माना जा रहा है कि उसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता? और ये सवाल हमें कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे डरावने हिस्से पर लाता है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज नहीं किए गए हैं। तो सवाल ये है कि एप्स्टीन की उस ब्लैक बुक में और किस किस के नाम हैं? ये तो साफ है कि एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसका बनाया हुआ ये पूरा नेटवर्क और उसके राज आज भी कहीं दफन है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो पूरा सच कभी सामने आ भी पाएगा?